हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने सोचा था कि हम एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट डे तो नोट से लर्न करेंगे और जो आगे आने वाली डेज होंगी उनमें विदाउट नोट्स लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट डे है, ठीक है आज। तो इसमें डिस्कस करते हैं एंड मैं भी आप सभी की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, सो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड इससे आपकी कैसे हेल्प होगी और मेरी भी। देखो, मैंने अपने नोट्स से जो कुछ भी आपको डिस्कस किया, आपके साथ डिस्कस किया, आप उसमें पॉइंट आउट करना कि भैया ये इन्होंने डिस्कस नहीं किया, है ना। जिससे आपकी रिवीजन कैसे होगी कि आप उस मतलब एक चेकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो चेकिंग करने से, मेरी चेकिंग कर रहे हो ना कि कौन सा टॉपिक रह गया, तो आपको ये होगा कि यार मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करा मैंने, ठीक है। देन ही आप किसी की चेक कर पाओगे ना, ठीक है। जिसको खुद समझ आ जाए तभी वो दूसरे की चेक कर पाएगा, है ना। तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी कि मुझे मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक मेरा पेंडिंग है, और आपकी इस तरीके से हेल्प होगी कि आपका जो आप जब अच्छे से प्रिपेयर करोगे तभी मेरे को चेक कर पाओगे, ठीक है। सो इससे आप भी मेरी हेल्प कर पा रहे हो और मैं भी आप सभी की हेल्प कर पा रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इंडस मतलब उसका नाम है, वैली का नाम है, ठीक है, रिवर का नाम है, ठीक है। इंडस यानी कि सिंधु, वैली मतलब घाटी, सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन, ठीक है। जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो, क्रिस्ट से पहले का जो टाइम पीरियड है ना, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिस्ट, और उनके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए लगता है एडी यानी कि आफ्टर डेथ, ठीक है। तो क्रिस्ट के जन्म से पहले जो भी था ना उसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता ना, ये भी क्रिस्ट से पहले की थी। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 से 2600 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 2600 बीसी, इतना याद रहेगा। ओके, यानी कि 1500 टू 2600 बीसी। ओके, ये याद रखो, ठीक है। यहीं से ही सारा जो हिस्ट्री लर्न करना है ना वो टाइम पीरियड से ही लर्न करो। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं इनकी साइड कहाँ से, नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्ट मोस्ट और वेस्ट मोस्ट। तो नॉर्थ, अब यार आपका फेस देखो, फेस कौन सी साइड है आपका, नॉर्थ साइड है ना। फेस को रीजनल लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि मुंडी किस साइड है ना। तो मुंडी को आप मांडा में कन्वर्ट कर सकते हो, मुंडी मांडा, मुंडी मांडा। तो मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा जो साइट है ना वो है नॉर्थ मोस्ट साइट, ठीक है। साउथ, अब साउथ के जो लोग होते हैं ना वो बड़े ताकतवर होते हैं, उनमें दम होता है, ठीक है। तो दम से दाइमाबाद जो कि है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईस्ट, ईस्ट यानी कि ईस्ट मोस्ट साइड कौन सी है, पूर्व, पूर्व वाली कौन सी साइड है। देखो, पूर्व का याद करना है तो सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व वाली साइड से निकलता है ना। तो सूरज हमारे लिए, जो सूर्य भगवान है वो हमारे लिए किस तरीके से काम करते हैं, एक अलार्म की तरह, हमें पता चल जाता है कि उठना है। तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है वेस्ट मोस्ट साइड, वो है वेस्ट से आपको याद आता है कि मैप में अगर आप वेस्ट साइड देखें तो कौन सी आती है, एक राजस्थान और एक गुजरात। तो ये दोनों जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये थोड़ा सूखा है ना, तो सूखे से सुख्ता गैंडोर, सुख्ता गैंडोर, लेकिन ये है किसमें, पाकिस्तान राजस्थान में, पाकिस्तान के राजस्थान में, इतना याद रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इनके उत्खननकर्ता की, ठीक है, जिन्होंने इनकी खोज करवाई या खुदाई करवाई, उनके नाम, ठीक है। सबसे पहले, और साथ में इनके स्थान के नाम भी याद करेंगे, और साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ नदी के नाम भी याद, हाँ, इन तीनों को इकट्ठा करेंगे ना तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, एक स्टोरी के तरीके से याद करेंगे। देखो, सबसे पहली जो साइट आती है वो है हड़प्पा, ठीक है। अब हड़प्पा जो साइट है, ठीक है, नेम से क्लियर, और हड़प लिया हो किसी ने, क्या कर लिया हो, हड़प लिया हो। तो जब किसी चीज़ को हड़प लिया जाता है तो किसके पास जाता है इंसान, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा कैसे जाता है, अगर किसी शेर को किसी चीज़ को हड़पना हो तो वो किससे हड़पेगा, पंजे से। तो पंजे से आप जो स्थान है, जो एरिया है वो याद कर सकते हैं, पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पंजाब यानी कि पंजे से हड़प लिया, ठीक है। अब पंजे से हड़प लिया तो हड़पने बाद किसके पास जाता है, कोई भी मनुष्य होएगा या कोई भी इंसान होएगा, किसके पास जाएगा, भगवान के पास। तो रावी, रब के पास जाएगा ना, रब, रब मेरी मदद करो, तो रावी नदी, ठीक है। नदी कौन सी है, रावी नदी। और रब के पास जाके क्या करेगा, दया राम, दया करो राम जी, है ना, यही बोलेगा ना। तो दया राम सहानी। मैंने आपको तीन चीज़ें याद करवा दी कि पंजे से हड़पा, हड़पने बाद इंसान कहाँ गया, रब के पास, और रब के पास उन्होंने कहा कि दया करो राम, है ना। तो मैंने आपको तीन याद करा दी, पंजे से पंजाब,
रब से रावी नदी और दयाराम से दयाराम सहानी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का यार दिमाग में रखो कि एक अमीर व्यक्ति था। वैसे ये साइट है, ये सारी जो मैं आपको करवा रही हूँ ये साइट है, उनके हम स्थान कर रहे हैं उत्खननकर्ता और नदी के नाम। ठीक है, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए ये सब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ट्रिक पॉइंट्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो मतलब मोहन कोई एक व्यक्ति है, कोई लड़का है जो बहुत ज़्यादा अमीर है। ठीक है, अब क्या होता है, मोहनजोदड़ो बहुत ज़्यादा अमीर है। अब याद रखो यार, ये अमीर व्यक्ति है ना, तो अमीर व्यक्ति जो है वो सबको रख ही लेता है। ठीक है, अगर मान लो कोई बड़ा सा राजा हो तो वो दास के रूप में सबको रख ही लेगा। तो राखल दास इसके उत्खनन करता है मोहनजोदड़ो के, इतना याद रहेगा। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा स्थान याद करना पड़ेगा। इसका लरकाना जो कि है पाकिस्तान में। ठीक है, और जो नदी है ना मोहनजोदड़ो और चुनहोदड़ो और कोट दीजी, इसको ऐसे याद रहती है कि मोहन चुन्नी और कोट लेने गया क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति था। तो इन तीनों का याद करने से इसलिए ये याद होएगा कि ये तीनों सिंधु नदी के पास थे। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। ठीक है, आगे देखते हैं सुतका गेंडोर। ठीक है, इसका कोई भी नहीं है यार, मतलब है तो सही लेकिन मेरे पास कोई हिंट नहीं है सुतका गेंडोर का। इसका आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि दाशक। ठीक है, सुतका गेंडोर का है, दाशक नदी है, पाकिस्तान में है और ऑरेंज स्टाइल इनके उत्खनन करता है। पता नहीं, अजीब सा नाम है ना थोड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर। ठीक है, अब रंगपुर को याद करो। रंगपुर यानी कि रात को रंग खेलेंगे। ठीक है, रात को रंग खेलेंगे, गुजरात। ठीक है, रंगपुर कहाँ खेलेंगे? गुजरात में। ठीक है, और रंगनाथ के साथ खेलेंगे, रंगनाथ। ठीक है, ये तो नेम है, उत्खननकर्ता तो नेम है, रंगपुर उत्खननकर्ता का नेम है रंगनाथ, ये तो सेम है, और गुजरात में खेलेंगे। ठीक है, और जो नदी होगी वो मादर नदी है, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोट दीजी जो है वो है फैजल अहमद, ये भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो कि है पाकिस्तान में। और कोट दीजी का मैंने बताया था, मोहन कोट और चुन्नी लेने गया, तो कोट और चुन्नी कहाँ पे है? ये तीनों सिंधु नदी के पास, इतना याद रहेगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं कालीबंगा। हाँ, कालीबंगा की एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, एक महिला है, वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम मेरे लिए काली चूड़ियाँ और काले घाघरा लेके आना। ठीक है, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। ठीक है, और राजस्थान की महिला होती है, राजस्थान में काली चूड़ियाँ और काले घाघरा पहन के वो डांस सा किया जाता है ना, उसको भी वो डांस करना था। वो राजस्थान की थी, वो खेत में खड़ी थी और उसने कहा, वो खेत जोत रही थी और उसने कहा कि तुम मेरे लिए लेकर आना। तो उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, मैं लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए, और वो चला जाता है मार्केट वगैरह में और वापस आता है और वो भूल जाता है। ठीक है, तो बीवी उनकी जो वाइफ होती है ना, वो गुस्सा हो जाती है। ठीक है, गुस्से में वो लाल हो जाती है और लाल होने बाद वो उसको स्लैप लगाती है, यानी कि थप्पड़ लगाती है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टोरी सुना दी ना, अब इसके बारे में बताती हूँ। देखो, अब कालीबंगा जो जगह है ना, वो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि काले बैंगल्स चाहिए थे, वो राजस्थान में खड़ी थी। ठीक है, अब जो कालीबंगा है, ये जो किसके पास है? नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। और जो इनके उत्खनन करता है वो 3 है। कौन से? एक होश यानी कि गुस्सा हो जाती है ना बीवी, तो एक होश, लाल भी हो जाती है तो बीबी लाल, और थप्पड़ मारती है, स्लैप लगाती है तो बी के थापड़, इतना याद रहेगा। ओके, आगे करते हैं। धोलावीरा और बनवाली, 2 जगह हैं। ठीक है, अब बनवाली, रविंदर सिंह एक बनवाली है, इतना याद रखो। रविंदर नाम का एक व्यक्ति है जो बनवाली है, यानी कि वन में वो करता है, बागवानी करता है। ठीक है, अब वो है रविंदर सिंह, बनवाली है, तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो वो धो कर लाता है, तो धोलावीरा। ठीक है, धो कर लाता है तो कहाँ? अपने कच्छे को धो कर लाता है। ठीक है, पानी में। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ। देखो, बनवाली है ना, वो है रविंदर सिंह उत्खननकर्ता। ठीक है, जो कि है हिसार और हरियाणा में। आपको सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा खेती वगैरह कहाँ होती है? हरियाणा में होती है। ठीक है, हरियाणा मतलब हरियाली वाला। ठीक है, तो हरियाणा में होती है। ठीक है, अब वो धोलावीरा था, धोलावीरा भी एक एरिया ना, तो वहाँ पे रविंदर सिंह ने क्या करा कि रविंदर सिंह जाते हैं और वहाँ से वो लेके आते हैं, अपना कच्छा धो के आते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात में कच्छ पता है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एरिया क्या है? कच्छ, धोलावीरा का, और बनवाली का हिसार।
ठीक है। और जो इसके वो हैं, बनमाली का रंगोई नदी है, और धोलावीरा का नहीं दे रखा नदी के बारे में, मेरे पास नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं दाइमाबाद का महाराष्ट्र है, इनके उत्खननकर्ता के बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट है चुनहोद्रो मैंने आपको बताया था कहाँ है, सिंधु नदी के पास, ठीक है। मोहन चुन्नी और वो लेने गया था ना कोट, ठीक है। चुनहोद्रो का है गोपाल और पाकिस्तान, ठीक है, गोपाल और पाकिस्तान। नेक्स्ट है रोपड़ यानी कि रो पड़े, ठीक है। कौन रो पड़े, यज्ञदत्त शर्मा रो पड़े, ठीक है। क्यों रो पड़े, क्योंकि उसको पंजा मारा था, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि पंजाब में है, ठीक है, रोपड़ स्थल है, यज्ञदत्त शर्मा जो थे उनके उत्खननकर्ता थे, ठीक है। अब रो पड़े तो कहाँ पे बाढ़ आ गई, सतलज नदी में बाढ़ आ गई, जो कि है पाकिस्तान में। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा है जगपति, ठीक है। भगवानपुरा भी जगपति है, ठीक है। सुरकोटड़ा और भगवानपुरा दोनों के लिए जगपति है। एक तो है कच्छ में, और भगवान का हरि से हरियाणा, तो भगवान हरियाणा जगपति, याद रहेगा इतना, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं राखी बांधनी पड़ती है ना बहन को, ठीक है। तो हिस्सा से हिसार हरियाणा, ठीक है। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा, अमेंद्रनाथ ये उनके उत्खननकर्ता हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लोथल के हैं रंगनाथ राव, ठीक है, अहमदाबाद, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा एक तो पंजा मारने की वजह से रो पड़े थे, ठीक है, और दूसरा वो अलार्म की वजह से उठ नहीं पाए थे अच्छे से। तो आलमगीरपुर का किसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा, यूपी में, ठीक है। एक बार यार नदी और कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं हुई थी ना। हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, याद है ना। मोहनजोदड़ो, चुनहोद्रो और कोटदीजी, तीनों की कौन सी है, सिंधु नदी, ठीक है। और लोथल की, हाँ लोथल रह गया था, लोथल इसमें नहीं आया क्या, हाँ है, रंगनाथ राव और अहमदाबाद। लोथल है कि थल पे बैठकर खाना खा, ठीक है। तो थल पे बैठकर खाना खाने को क्या कहते हैं, भोग, तो लोथल भोगवा, ठीक है। आलमगीरपुर जो है ना, आलमगीरपुर जैसे अलार्म बजता है तो आप क्या होते हो, हिलने लगते हो, तो हिंडन नदी, कौन सी नदी, हिंडन नदी। बनमाली जो होते हैं वो पौधे लगाते हैं या फूल लगाते हैं, तो रंगोई, रंग बिरंगे फूल लगाते हैं, तो रंगोई नदी, ठीक है। रोपड़ की सतलज और सुत का गंडोर की दाशक, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा। रोपड़ की तो याद है ना, रो पड़े कौन, यज्ञदत्त शर्मा, इससे सतलुज नदी में बाढ़ आ गई, ओके। इतना मैंने आपको करा दिया, मैंने उत्खननकर्ता और नदी करवा दी। अब बात कर लेते हैं इनके मेन फीचर्स क्या थे, क्या क्या इनकी विशेषता थी साइट्स की। तो सबसे पहले आता है मोहनजोदड़ो। मैंने आपको बताया था कि मोहन एक अमीर व्यक्ति है, तो उसके पास क्या होगा, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार, क्या होगा, विशाल स्नानागार। इन द सेम वे उसके पास सबसे बड़ा अन्नागार होगा, जहाँ पर अन्न रखते हैं, ठीक है। अब विशाल स्नानागार है, अन्नागार है, तो उसके पास बड़ी ईंटें भी है। सबसे बड़ी ईंट कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। अब मोहन है, अमीर आदमी है, तो वो सूती कपड़े भी पहनता था। सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, इतना याद रहेगा। अब मोहनजोदड़ो है, ठीक है, अमीर व्यक्ति है, ठीक है। आपने 6th क्लास की बुक पढ़ी है, 6th क्लास की बुक का जो फर्स्ट पेज है ना, उस फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें नर्तकी की फ़ोटो है ना, वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है, ठीक है। तो कांसे की बनी नर्तकी की प्रतिमा भी यहीं मिली है। किससे, कांसे की बनी नर्तिका की प्रतिमा। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, डांसिंग गर्ल किस मटेरियल से बनी हुई है, तो कांसे यानी कि ब्रोंज से बनी हुई है, ठीक है। और एक है कांसे का पैमाना, भी यही मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मोहन एक अमीर व्यक्ति है, ताकि आप ये सारे कवर कर पाएँ पॉइंट्स, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो जो है वो आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य। अब मोहन एक अमीर व्यक्ति था, सबको पता चल गया, तो आर्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तो आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य भी यहीं मिलते हैं। अब मोहन को पता चल गया मेरे पे आक्रमण करने में, तो वो जहाज़ में बैठ के निकल जाता है, तो वहाँ पर जहाज़ के निशान वाले मोहरे भी मिले हैं मोहनजोदड़ो में। ये स्टोरी है, लेकिन ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई है इसलिए ताकि आपको ये साइट के जो मेन फीचर्स हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोथल का मैंने बताया था, थल पर बैठकर खाना खाना, धरती पर बैठकर भोग लगाना, ठीक है। तो लोथल जो एरिया है ना, ये है गुजरात वाली साइड, ठीक है। तो पानी वाली साइड ये लोथल एरिया लगता है। तो ये बंदरगाह के साक्ष्य, पानी वाली साइड क्या होती है, बंदरगाह समझते हो ना, बंदरगाह होती है लोथल में,
ठीक है। बंदरगाह वहीं होती है जहाँ पानी होता है, समुद्र होता है, तो लोथल के पास समुद्र लगता था, तो बंदरगाह के साक्ष्य वहीं से मिले हैं। ठीक है। और वहाँ पर अब बंदरगाह है तो लोग दूर दूर से आएंगे, तो फारस की मोहरें भी वहीं मिली है। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अपने साथ सामान वगैरह भी तो लाएंगे खाने पीने का, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब ऐसा सपोज करना है कि जो दूर देर से आते थे ना, तो वो अपने साथ आटे की चक्की, आटा पीसने की चक्की भी लेके आते थे, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है। और साथ में कुछ लोग ना जहाज़ में मर जाते थे, तो मम्मी के प्रमाण भी लोथल में ही मिले हैं, और आटे पीसने की चक्की के भी प्रमाण लोथल में मिले हैं। और हाथी दाँत का पैमाना, दूर से आते थे तो कहीं से हाथी दाँत के पैमाने ले आए, तो हाथी दाँत का पैमाना भी लोथल से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की तो मैंने अपने बढ़िया सी स्टोरी सुनाई थी कि एक महिला थी जिसे काली चूड़ियाँ और काले घाघरा चाहिए था। कहाँ की थी? राजस्थान की थी। ठीक है। अब देखो, और राजस्थान की क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने देखा ना कि वो डांस करते हैं, उन्होंने एक ब्लैक सी ड्रेस पहनी होती है। ठीक है। और बड़े बड़े चूड़े से पहने होते हैं, है ना। तो काली बंगा, तो बंगा है। ठीक है। तो बैंगल्स है ना यहाँ पे, तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ यहीं से मिली हैं, काली मिट्टी की चूड़ियाँ यहीं से मिली हैं कालीबंगा में। और कच्ची ईंटों के, क से कच्ची ईंटों के प्रमाण भी यहीं मिले हैं। ठीक है। अब ये याद कर सकते हो, जुते हुए खेत के साक्ष्य, मैंने कहा था ना वो राजस्थान में महिला कहाँ खड़ी थी? जुते हुए खेत, वो खेत जोत रही थी, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। और लकड़ी की नाली भी यहीं से ही मिली है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट साइट देखते हैं हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा में क्या था? अब देखो, किसी को हड़प लिया, किसने? पंजा मार के हड़प लिया, तो जो कि है पंजाब में। ठीक है। हड़प लिया तो किसके पास गया? रावी, रब के पास। रब के पास जाके क्या बोला? दया करो राम, तो दयाराम सहानी। ठीक है। अब हड़प्पा में अगर चीज़ें हड़प ली जाएगी तो क्या करेगा इंसान? पत्थर से बने नर्तकी की मूर्तियाँ बनाएगा ना। मोहनजोदड़ो में किसकी मिली थी? कांसे की। और यहाँ पत्थर से बनी क्यों? क्योंकि यह सब कुछ ही हड़प लेते, तो इससे बढ़िया पत्थर की बनी नर्तकी की मूर्ति बना ले। ठीक है। हड़प्पा का जो वहाँ पर अब सब चीज़ हड़प लेते हैं, तो इंसान, मतलब हड़प लिया तो इंसान मर जाते हैं, है ना। तो कब्रिस्तान के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, और सबसे बड़ा कब्रिस्तान का साक्ष्य भी यहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को हड़प लिया जाता था सब कुछ। तो R37 कब्रिस्तान का सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा यहीं मिला है। ठीक है। और यहाँ पर तांबे का पैमाना भी मिला है, इतना याद रहेगा। ठीक है। कांसे का तो ले नहीं सकते थे, तो तांबे का बनाने लगे। ओके। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली मैंने आपको याद कराया था कि रविंद्र नाम का व्यक्ति था जो कि एक वनवाली था। ठीक है। वनवाली यानी कि जो फूल, सब्जियां वगैरह उगाता हो। ठीक है। तो बनवाली है, मिट्टी खेत में तो होगा, तो मिट्टी के हल भी यहाँ से मिले हैं, बनवाली वाली जगह से। ठीक है। तांबे का वाणाग्र भी मिला है, जो खेत में अंदर यूज़ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, तो अच्छी किस्म के जो सरसों और तिल बनवाली से ही मिले। जो होता है सबसे ठंडा, तिल होते हैं सबसे गर्म, और सरसों भी होती है गर्म। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो भी ठंडा है तिल भी ठंडा है। इन दोनों को जैसे दलिया नहीं बना लेते कि सरसों के तेल में तिल डाला और ऊपर जौ डाल दी, जौ का दलिया बना लिया, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। रंगपुर का क्या था? रंगनाथ राव था। हाँ, रंगनाथ राव, यस, रंगनाथ राव। और मैंने क्या कहा था? गुजरात, यही था ना, गुजरात में कि रात को रंग खेलेंगे, और मादर नदी का नाम था। ठीक है। और चावल के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। रंगपुर में गेहूं और चावल को कलर कर देंगे, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, सुर मतलब क्या होता है? जो सूरमा हो, है ना। नहीं, सुरकोटड़ा, कोटड़ा मतलब कि कोई छोटा सा कमरा होता है ना, उसको बोल देते हैं ये कोटड़ा है। ठीक है। हरियाणा में बोलते हैं कोटड़ा है। ठीक है। तो कोटड़ा, तो घोड़े की अस्थियां और ऊँट के साक्ष्य वहीं से मिले हैं। छोटा सा कोटड़ा होता होगा, उसके अंदर घोड़े और ऊँट को रखा जाता है, तो घोड़े की अस्थियां और ऊँट के साक्ष्य भी वहीं से मिले। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ का इसमें ये लिखा है कि वहाँ पे नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता तीनों के साक्ष्य मिले। नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता, इतना याद रहेगा। ओके। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स करवा दिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, अब ये समझ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिस वजह से हम इसको स्टडी करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपको टाइम पीरियड याद है कौन सा था? 1500 से 2600 BC। ठीक है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरीकरण से
ग्रामीकरण की ओर जा रही थी। हर सभ्यता पर देखते हैं, ठीक है, हर क्या होता है, हर गांव किस में तब्दील होते हैं, शहर में। लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता थी जो शहर से ग्रामीण में तब्दील हुई थी। इसके बाद कौन सी आती है, वैदिक सभ्यता, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण। तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है वो ये है कि संगठित सभ्यता, ठीक है, ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन थी। संगठित मतलब होता है, मान लीजिए आपने पॉलिटी के नोट्स या जियो के नोट्स एक साथ एक नोटबुक में क्रिएट किए हुए हैं और उनको अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। एक साइड आपके नोट्स हैं फिजिक्स के, पॉलिटी के, है ना। तो ये होता है ऑर्गेनाइज करके, ऑर्गेनाइज तरीके से। ये नहीं कि कभी पॉलिटी का घुसा हुआ है, कभी हिस्ट्री के नोट्स घुसे हुए हैं, कभी जियो के, है ना। तो इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से, मैनर में। तो ये संगठित सभ्यता थी, ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन थी, ठीक है। सेकंड है नगर नियोजन, यानी कि इनको टाउन प्लानिंग का पता था कि टाउन को किस तरीके से अच्छे से प्लान करके रखना है या चलाना है, टाउन प्लानिंग, ठीक है। उत्कृष्ट संस्कृति, यहाँ पर रिच कल्चर था, ठीक है। शहरीकरण, ये अर्बनाइजेशन थी यहाँ पर, ठीक है, अर्बन लोग थे, ठीक है, इनमें अर्बनाइजेशन थी अच्छे से। ये टाउन प्लानिंग इनकी अच्छी थी, ठीक है। आगे है चैलोलिथिक एज के बाद का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर और स्टोन का उपयोग होता था, ये याद रखना है, ठीक है, कॉपर और स्टोन का उपयोग। और ये ब्रोंज का भी उपयोग होने लगा, ये तो बताया था मैंने आपको, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। और इसको प्रोटो हिस्टोरिक का हिस्सा माना जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक का हिस्सा, ठीक है। अब ये जो है, जो एरिया है ना, ये 12 लाख वर्ग तक फैला हुआ है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में कितना, 12 लाख वर्ग, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग की। इन द सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग, क्यों ऐसे कहा जाता है कि इनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, नगर नियोजन बहुत अच्छा था। द रीज़न बिहाइंड दैट कि इसमें एक सिटाडेल था और एक लोअर टाउन था। सिटाडेल जो थे वहाँ पे अपर लोग रहते थे, मतलब बड़े लोग रहते थे, और लोअर टाउन में छोटे, मतलब ऐसे बांटा हुआ था कि सिटाडेल में थोड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया था ना वो सिटाडेल था, और लोअर टाउन में जो जनता होती वो रहती थी, ठीक है। और जो सड़कें थी ना वो 90 डिग्री पे काटती थी, ठीक है। और वहाँ पर टाउन प्लानिंग इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर बर्न ब्रिक्स, आप सोच सकते हो उस टाइम बर्न ब्रिक्स, ठीक है, पकी हुई ईंटें, ठीक है, जिसको भट्टी में भूनते हैं या आग से जलाकर थोड़ा सेकते हैं, वो वाली ब्रिक्स मिली थी, यानी कि बर्न ब्रिक्स मिली थी, ठीक है। और हर घर में कोर्टयार्ड थे, बाथरूम था, ड्रेनेज लाइन थी, वेल्स थे, ठीक है, साफ़ सफाई थी। तो ये सारी क्या बता रहे हैं कि एक अच्छी टाउन प्लानिंग थी वहाँ पर, ओके। सेकंड बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो ये जो कृषि प्रधान सभ्यता थी, यानी कि कृषि आधारित समाज था, लोग कृषि पे ज़्यादा डिपेंड थे, ठीक है। आगे है सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी के कारण, क्योंकि ये सारी सभ्यता कहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पास थी, तो सिंधु नदी वहाँ पास से बहती थी। तो सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी थी, जिससे भरपूर फसल होती थी, इतना याद रहेगा। अब मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, मैंने आपको बताया था, एक तो जौ, सरसों और तिल, वीट और चावल और गेहूं, सबको याद है ना, वीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड, पीस, राइस, कॉटन, ये मुख्य फसल थी, ठीक है। आगे है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। और कोई भी चीज़ बोले ना तो उसको टिक कर देना है, लेकिन अगर लोहे का बारे में पूछा जाए तो उसको क्रॉस कर देना कि भी इनको लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, ठीक है, बाकी सभी मेटल का ज्ञान था, ठीक है। यहाँ पर वेट सिस्टम था, वेटेज थी, जो मेजरमेंट का सिस्टम होता है ना वो यहाँ पर अवेलेबल था, वेट भी थे, ठीक है। बीड मेकिंग, ठीक है, स्कल्पचर मेकिंग, ठीक है, पोट्री मेकिंग, ठीक है, मतलब पोट के ऊपर, मतलब मटके के ऊपर कुछ कुछ बनाना, सील मेकिंग, ठीक है, ये सारे थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिलीजियस बिलीफ्स की कि इनकी धार्मिक मान्यता क्या थी, ठीक है। अब ये मदर गॉडेस थी इनकी, ठीक है, यानी कि ये धरती को पूजते थे, अर्थ को पूजते थे, और उसको एक फर्टिलिटी गॉड के टाइप में मानते थे और मदर गॉडेस मानते थे, ठीक है। लिंगा और योनि की पूजा करते थे ये, ठीक है। और एनिमल की, पशुओं की भी ये वर्शिप करते थे, ठीक है। ट्री की वर्शिप करते थे, एनिमल की वर्शिप करते थे। और यहाँ पर बड़े बड़े बाथ और फायर अल्टार यानी कि यज्ञ समझते हो ना, यज्ञ तो समझते ही हैं सारे कि एक जगह सी बनाई होती है, वहाँ पर आग लगा के जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं ना, तो ग्रेट बाथ, बड़े बड़े स्नान घर और ग्रेट फायर अल्टार यानी कि यज्ञ मिले हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहले क्या बताई है, टाउन प्लानिंग बताई है, 90 डिग्री पे सड़कें काटती थी, और सिटाडेल और लोवन टाउन था, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बताई हैं, और धार्मिक मान्यता बताई है, ठीक है। अब हम इस
जो भी साइट्स है ना उसमें देखेंगे क्या क्या यहाँ पर क्या चीज़ थी इन करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे, ठीक है। तो हड़प्पा में सबसे पहले ये देखो, हड़प्पा जो साइट थी उस वो डिस्कवर कब हुई, ठीक है। तो याद रखना है ना, तो सबसे पहली जो साइट थी ये फर्स्ट डिस्कवर साइट थी, ठीक है। इतना याद रहेगा, सबसे पहले हड़पने वाला काम करना है, ठीक है। हड़पने वाला काम करना चाहिए ना पहले। तो फर्स्ट डिस्कवर साइट है ये, ठीक है। गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है इसको। गेटवे सिटी समझ ही रहे हो कि यार गेट है ये, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का जो पहला गेट है वो यही है, ठीक है। अब इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब ऐसे कहते हैं ना कि 21, जैसे 11 रुपये शुभ होते हैं, 21 रुपये शुभ होते हैं, है ना, चढ़ाते हैं जब, तो 21 से याद रखो 1921, बस इतना याद रखो 1921 1921 में इसकी खोज हुई थी। और आपको उत्खननकर्ता मैंने बताए थे कौन थे, दयाराम साहनी। नदी कौन सी थी, रावी नदी। कहाँ थी, पंजाब में, पंजाब के पाकिस्तान में। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, मेन फीचर्स बताई थी ना, वो सबको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइंड वे में बताऊँगी ताकि हम मेंस के अंदर जब लिखें तो हम आसानी से समझ पाएँ और लिख पाएँ, ठीक है। वैसे तो ये लर्निंग है, इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो करेंगे ना उसमें हम विदाउट नोट्स करेंगे, अभी तो मैं नोट्स में से देख के बोल रही हूँ, ठीक है। ओके, तो R37 मैंने बताया था ना सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि लोगों ने हड़प लिया था, तो कब्रिस्तान R37 सेमेट्री मिली है यहाँ पे, यानी कि दफन स्थल मिले हैं, बुरियल ग्राउंड मिले हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, अगर मेंस में लिखना हो तो लिखेंगे फुनरल प्रैक्टिसेस, यानी कि यहाँ पर फुनरल प्रैक्टिसेस थी, दफन करने वाले सभ्यता दफन स्थल थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्रेनरी से क्या पता चलता है, यहाँ पे ग्रेनरी थी यानी कि अन्नागार थे, ठीक है। तो अन्नागार से क्या पता लगता है, यहाँ पे अनाज का भंडार मिला है, ठीक है, जिसमें से 12 कक्ष थे और 2 रो थी जिनमें 6-6 थे। 12 कक्ष थे, 2 रो में 6-6, जैसे आप क्लास में बैठते हैं ना, 6 इस साइड 6 इस साइड, ठीक है। अनाज रखने का भंडार था। तो इससे क्या पता लगता है कि इन लोगों को ये भी पता था कि ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर किस तरीके से है, क्योंकि एक तो गेहूँ इन सबको इकट्ठा रख दो, गेहूँ ले आओ, चावल ले आओ, एक साथ रख दो, लेकिन ग्रेनरी में रखना, ठीक है, अन्नागार में रखना, तो ये संगठित प्रणाली बताते हैं, ठीक है। सरप्लस फूड स्टोरेज का सिस्टम था। ओके, आगे देखते हैं सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, ठीक है। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था, यानी कि अनाज को कूटने का काम, सफाई, तैयार, ये सब करने के लिए एक मतलब जैसे सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, वहाँ पर अनाज कूटते थे, ठीक है, सफाई तैयार करते थे, अनाज को कूट के उसमें से निकालना होता था अनाज। तो ये एक जगह बनाई गई थी सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म, जिस पे अनाज को कूटा जाता था, ठीक है। तो ये बस लिख सकते हैं इसके अंदर अगर मेंस का लिख रहे हैं, ठीक है। आगे है वर्कमैन क्वार्टर, यानी कि यहाँ पे श्रमिक आवास थी, ठीक है। किसके पास, ग्रेनरी के पास श्रमिक आवास थे। यहाँ पर वो मज़दूर लोग आराम करते थे या रहते थे, जिनको काम करना होता था खेत का और फिर अनाज को कूटना होता था। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज लेबर थी, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हड़प्पा में और क्या थे हड़प्पा में। और यहाँ पर शेल और कॉपर बुल के वो मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य मिले हैं शेल और कॉपर बुल के, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग वहाँ के उच्च कारीगरी भी यहाँ पर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फर्टिलिटी गॉडेस यानी कि सील, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। इससे क्या पता चलता है कि उर्वरता और जन्म की मान्यता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉपर स्केल मेजरमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया था मेजरमेंट सिस्टम था, यहाँ पर मापन प्रणाली थी। इससे क्या पता चलता है कि स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं, तांबे का शीशा था यहाँ पे, तराजू मिला है, पासा मिला है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि और क्या था हड़प्पा में पोट्री पर फिशरमैन मटके पर मछुआरे की वो बनाई गई थी, आकृति बनाई गई थी। इससे क्या पता लगता है कि अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही है, क्योंकि पोट्री पर फिशरमैन यानी कि वहाँ पर मछुआरे थे, तो मछुआरे मछलियों वाला भी काम था वहाँ पे, ठीक है। आगे है एल आकार की ईंटें। एल आकार की ईंटें समझते हो कि एक ईंट को एल तरीके से बनाना और दूसरी ईंट को भी, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि मजबूत और टिकाऊ व्यवस्था थी, ठीक है। जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वहाँ पर एल आकार की ईंटें मिली हैं, ठीक है। पानी निकालने की व्यवस्था में एल शेप ब्रिक्स मिली हैं, ठीक है। एक तो ब्रिक्स लगाना और एल शेप लगाना, मतलब वो इतने ज़्यादा माइंडेड थे कि उन्होंने एल शेप ब्रिक्स का यूज़ किया ताकि जो व्यवस्था हो वो मजबूत और टिकाऊ हो, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, ये अर्बन प्लानिंग की ओर बताता है कि अर्बन प्लानिंग है और इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जस्ट एक सेकेंड।
उच्च स्तर की कारीगरी, ठीक है, इससे ये पता चलता है, संगठित कृषि का पता चलता है, विकसित श्रम प्रणाली और उन्नत ड्रेनेज सिस्टम और इंजीनियरिंग स्किल्स, ठीक है। हड़प्पा समझ आ गया। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो मैंने बताया था एक मोहन नाम का व्यक्ति था। अब 1921 था ना हड़प्पा का, तो 1922 में मिली मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा को क्या बोला जाता, गेटवे ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको क्या बोला जाएगा, मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड, ठीक है। अब ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये फेमस और वेल प्लान्ड सिटी थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसको बोला जाता है गार्डन ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का गार्डन थी ये, ठीक है। माउंट ऑफ डेड नहीं थी, गार्डन ऑफ सिविलाइजेशन। ये तो मोहनजोदड़ो का मतलब ये था मृतकों का टीला, ठीक है। 1922 में मैंने कहा था ना, 1922 मोहनजोदड़ो का है R.D. बैनर्जी। उत्खननकर्ता के याद नहीं कर रहा था क्या, R.D. बैनर्जी, एक सेकेंड लेट मी चेक। मोहनजोदड़ो को राखल दास भी थे और R.G. बैनर्जी भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी के पास बताया था, लड़काना जिला पाकिस्तान। अब इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग देख लेते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले तो क्या यहाँ पर बियर्ड मैन मिले थे। आप 6th क्लास की बुक देखेंगे ना, तो उसमें ये है, शायद यही है इमेज बियर्ड मैन की, ठीक है। और यहाँ पर असेंबली हॉल भी था और पशुपति की सील भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेट बाथ, यानी कि सबसे बड़े जलकुंड की। अब जलकुंड है तो ये क्या बता रहा है कि एडवांस्ड पब्लिक आर्किटेक्ट था, ठीक है। अब जो जलकुंड था उसमें पक्की ईंटों से बना था वो, ठीक है। चारों ओर उसके सीढ़ियाँ थी, ठीक है। सार्वजनिक वास्तुकला के हिसाब से था, ठीक है। और वाटर प्रूफ व्यवस्था थी, ठीक है। लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए वहाँ पर आते थे, ठीक है। और स्पेशल बाथिंग सेरेमनी भी होती थी वहाँ पे, ओके, याद रहेगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में मैंने कहा था ना सबसे बड़ा क्या है, स्नानागार। तो उसकी मतलब क्वालिटीज़ तो होगी ना उसमें, सबसे बड़ा स्नानागार है, सबसे बड़ा स्नानागार है तो वहाँ पर पक्की ईंटों से बनाया गया होगा, उसके चारों ओर सीढ़ियाँ भी रखी होगी, वास्तुकला से बनाया गया होगा, वाटर प्रूफ बनाया गया होगा, ठीक है। और धार्मिक अनुष्ठान के लिए वहाँ पर स्पेशल बाथिंग सेरेमनी भी होती होगी, तभी तो इतना बड़ा बनाया गया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डांसिंग गर्ल। मैंने बताया था ना मोहनजोदड़ो के पास एक डांसिंग गर्ल की प्रतिमा थी, कांसे की बनी हुई, ठीक है। किसकी बनी थी, ब्रोंज की, ब्रोंज मतलब कांसा, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि उन्नत मेटलर्जी थी वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, अब ये जो मूर्ति थी ना, ये कैसे बनाई थी, लास्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। किससे बनाई थी, लास्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि सबसे पहले मोम का मॉडल बना लिया जाता है, ठीक है। फिर उसको मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है। अब उस मिट्टी की परत चढ़ा दी, अब मोम को पिघलाने के लिए आग लगा दी जाती है उसके नीचे, जिससे मोम पिघल जाता है और वो मिट्टी रह जाती है। अब वो मिट्टी के अंदर धातु भर देते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और इसको लास्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक या सिर परड्यू भी बोलते हैं, ओके। ये सारा मोहनजोदड़ो के बारे में बता रही हूँ, जो कि सबसे फेमस है, जिसको बोला जाता है गार्डन ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है विशाल अनाज भंडार, भी यहीं से ही मिला ना, ठीक है। और यहाँ पर पशुपति की सील, मैंने कहा था ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहीं से मिली है, पशुपति की सील भी यहीं से मिली है, योग मुद्रा में है, आदि शिव है, धार्मिक विश्वास और शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है पशुपति सील को। नेक्स्ट क्या है, कॉटन के अवशेष। मैंने कहा था यहाँ पे सूती कपड़े उसने पहने हुए थे, है ना, ऐसा सपोज कर सकते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले और कॉटन के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। विश्व में प्रथम उपयोग यही मिला है कॉटन का, ठीक है, उन्नत टेक्सटाइल का, कॉटन का यहाँ पर ही मिला है, ठीक है। आगे देखते चुनहोदड़ो कहाँ था, सिंधु नदी के पास, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सिटाडेल नहीं था। सिटाडेल मैंने कहा था ना अपर टाउन जो एडमिनिस्ट्रेशन का था और नीचे लोअर टाउन, ठीक है। तो इसको चुनहोदड़ो को इंडस्ट्रियल टाउन बोला जाता है। कौन सा इंडस्ट्रियल टाउन, क्योंकि यहाँ पे चुन्नी बनती थी, ऐसा सपोज कर सकते हो कि ये इंडस्ट्रियल टाउन था, उत्पादन बड़े स्तर पे होता था यहाँ पे, क्राफ्ट प्रोड्यूस, ठीक है। अब वो 1921 के बाद थी हड़प्पा, 1922 मोहनजोदड़ो, तो 1931 क्या होगा, चुनहोदड़ो, ठीक है। यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, यहाँ पे किला या फोर्टिफाइड एरिया नहीं था, यानी कि यहाँ पर प्रशासनिक भवन नहीं था, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था, केवल निचला शहर था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर उद्योग और सौंदर्य था, वो कैसे, यहाँ पर इंक पोर्ट लिखने की परंपरा थी, ठीक है। मनके की जो फैक्ट्री थी वो यहीं से मिली है, भट्टी जिसको फर्नेंस बोलते हैं वो यहीं से मिली है, ज्वेलरी प्रोडक्शन था, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, पर्सनल ग्रूमिंग के जितने भी सामान थे वो यहाँ से मिले, और बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं खेल और जीवन के, मिट्टी के खिलौने यहाँ मिले हैं, ईंट पर जो फुटप्रिंट्स होते हैं ना कुत्ते और बिल्ली का पीछा करता हुआ, ठीक है, डेली लाइफ के प्रमाण जो है ना वो यहाँ पर मिले हैं, और पक्षी के आकार की सीटी मिली है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था,
ओके। नेक्स्ट है लोथल। लोथल क्या था? थल पर बैठ के खाना खाना, यानी कि भोगवा नदी के पास। ठीक है, लोथल को जो नेम दिया गया वो है मिनी हड़प्पा। क्या बोला गया? मिनी हड़प्पा। ठीक है, ये एक पोर्ट सिटी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, बंदरगाह का था। ठीक है, और ये कब, अब इसका थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 1954 है, 1954, और SR राव। ठीक है, अब ये समुद्र व्यापार से जुड़ा था। ठीक है, ये तो पता ही है। और ये कहाँ है? अहमदाबाद और गुजरात, अहमदाबाद के गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, भोगवा नदी मैंने आपको याद करा दिया था। ठीक है, यहाँ एक ऐसी चीज़ है, मेल और फीमेल एक साथ ब्यूरल मिले हैं। ठीक है, दफन वाले जो स्थल होते हैं वो एक साथ मिले हैं। जो दफन वाले मेल और फीमेल दोनों को एक साथ दफनाया गया है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो यार, लोग जहाज़ में बैठ बैठ गए तो मेल और फीमेल भी आते हैं, उनको साथ दफना दिया जाता है, ऐसे आप सपोज करके याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ खड़े कर जाते हैं और जहाज़ की मरम्मत और पार्किंग होती है। तो यहीं होगी ना, बंदरगाह यहीं है तो यहीं होगी। ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रिक से निर्मित बनाया गया था डॉकयार्ड को, यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, और डबल ब्यूरल मैंने बता दिया कि एक ही कब्र में 2 व्यक्ति, यानी कि द्वे दफन स्थल। ठीक है, चावल के प्रमाण यहीं से मिले हैं, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, बीड फैक्ट्री, ज्वेलरी प्रोडक्शन यहाँ पे भी मिला है। ठीक है, वो इसलिए मिला है क्योंकि वहाँ पे, ये कौन सी थी? पोर्ट सिटी थी ना, तो यहाँ पे आके लोग मतलब एक्सचेंज वगैरह करते होंगे ना, बाहर से लोग जो आते थे, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, सॉरी हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया से संपर्क के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो साक्ष्य है वो यहीं से मिले हैं। पर्शियन गल्फ सील्स, शतरंज और खिलौने भी यहीं से मिले हैं। मनोरंजन और विकसित सामाजिक यहीं से ही मिले हैं। मनोरंजन और विकसित सामाजिक को दर्शाता है ये। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा आपको याद ही है यार, मैंने अच्छी सी स्टोरी सुनाई थी आपको। तो ये मिला है 1953 में। ठीक है, काले चूड़े, ठीक है, यहीं से मिले हैं। राजस्थान, हनुमानगढ़, घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी के पास। ठीक है, अब प्राचीनतम खेत देख लेते हैं। प्राचीनतम खेत, हाँ, यहाँ पे मैंने कहा था ना, खेत में वो महिला खड़ी थी, तो प्राचीनतम खेत मिले हैं यहाँ पे, जिसमें हल चलाया हुआ खेत मिला है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हल चलाया हुआ खेत मिला था, यानी कि दोहरी जुताई। मैंने कहा था ना, वो महिला जोत रही थी खेत को, तो दोहरी जुताई करना मतलब एक तो इस साइड से करना, लेफ्ट साइड से, मतलब एक हॉरिजॉन्टल करना और एक वर्टिकल करना। ठीक है, यानी कि जुता हुआ खेत, प्लग्ड फील्ड मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पर ही 7 अग्नि वेदिकाएँ मिल रही है। 7 अग्नि वेदिकाएँ मतलब यज्ञ। ठीक है, फायर अल्टार्स, एक सीधी कतार में फायर अल्टार्स मिले हैं जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए अग्नि जलाई जाती है। आप ऐसे याद कर सकते हो, उस महिला को कपड़े इसलिए चाहिए थे क्योंकि उससे धार्मिक अनुष्ठान करना था, क्योंकि उसने 7 कुंड बनाए हुए थे, अग्नि वेदिकाएँ बनाई हुई थी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और ऊँट की हड्डियाँ यहीं मिली है यार, राजस्थान में ऊँट की हड्डियाँ तो मिलना एक नॉर्मल बात ही है। ठीक है, परिवहन के लिए भूकंप के प्रमाण भी यहीं पर ही मिले हैं। ठीक है, 1600 BC में जल प्रबंधन, अलंकृत ईंटें प्लस लकड़ी की नालियाँ, मैंने बताया था ना, लकड़ी की नालियाँ मिली है और अलंकृत ईंटें भी मिली है। जल प्रबंधन, आपने देखा होगा राजस्थान के जो घाघरे वगैरह पहनते हैं उसमें कुछ कुछ डिज़ाइनिंग्स होती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ईंटें के ऊपर अलंकृत ईंटें थी, मिली हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली का मैंने बताया था ना, रविंद्र सिंह थे जो बनवाली थे, जो बागवानी करते थे, जहाँ पर और क्या था, मिट्टी के हल, मैंने बताया था ना, पक्की हुई मिट्टी का टोए प्लो हल यहाँ पर ही मिला है। ठीक है, कृषि प्रधान व्यवस्था, बनवाली तो किससे? कृषि, हर शहर की अपनी पहचान है, ये दर्शाता है बनवाली, बिकॉज यहाँ पे प्लानिंग में थोड़ी सी भिन्नता थी। ठीक है, ये कहाँ मिला है? फतेहाबाद। और बनवाली का मैंने बताया था ना, हरियाणा। ठीक है, 1964 1954 कौन सा था? एक सेकेंड, 1954 था लोथल, और ये है 1964 बनवाली। ठीक है, देखते हैं। पकी हुई मिट्टी का टॉय प्लाव यही मिला था, टेराकोटा टॉय प्लग। ठीक है, कृषि प्रधान व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे बताया था मैंने, जौ, सरसों, तिलहन, अनाज, उन्नत जो यहीं से मिली है। ठीक है, और मातृ देवी की मूर्तियाँ, धार्मिक मान्यताएं, टेराकोटा यहीं से मिली है। ठीक है, यहाँ पर ना रेडियल पैटर्न था, सड़कें केंद्र से बाहर की ओर जाती थी। ये थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे प्लानिंग थोड़ी सी अलग थी, सड़कें केंद्र से बाहर की होती थी, और नो ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जल निकासी का अभाव था। ये याद रखो यार, यहाँ पे जल निकासी का अभाव था, क्योंकि यहाँ जल निकासी का अभाव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बनवाली है, तो मतलब खेत ही खेत, तो यहाँ पे जल निकासी का तो सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। जल निकासी का सिस्टम तो वहाँ होना चाहिए ना जहाँ पे व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, जहाँ घर बना के रहते हैं, यहाँ शायद लोग घर बना के कम रहते होंगे, ऐसा सपोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है, अब ये धोलावीरा, धोला से मतलब धोना, धोना समझते हो, धोना, पानी में धोना। तो यहाँ पर एडवांस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है,
याद रखना एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग, धोला से याद रखो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस होएगा, ठीक है। और इसकी मेन जो क्वालिटी ये है धोलावीरा की, यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, विश्व स्तर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षित। ये कहाँ है? कच्छ में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है त्रिस्तरीय नगर नियोजन, यहीं पे हाँ धोलावीरे में 3 सिस्टम मिला था, क्योंकि यहाँ पर एडवांस्ड थी ना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो सीटाडिल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। मिडल टाउन भी यहाँ मिलता है, और जगह नहीं मिलता, यहाँ मिडल टाउन मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनको यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ था एडवांस, तो इसलिए मिडल टाउन का क्रिएट किया गया था, उन्नत जल प्रणाली। तो इसका जो धोलावीरा एडवांस्ड हार्वेस्टिंग सिस्टम याद रखो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। 16 मैसिव रिजर्वियर्स यानी कि विशाल जलाशय मिले हैं यहाँ पर, डैम्स और चैनल्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेडियम जैसा स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पे सार्वजनिक समारोह के लिए, ठीक है। यहाँ पर ईंटें नहीं मिली, यहाँ पर ईंटों की जगह पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सिंपल सी बात है, याद रखो यार, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो ईंटों की जगह पत्थर का उपयोग किया गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे 10 लेटर साइन बोर्ड भी मिला है, हड़प्पन लिपि के प्रमाण भी मिले हैं, हड़प्पन लिपि के प्रमाण भी मिले हैं। ओके, यही एक ऐसा है जहाँ पर 3 है। 3 क्यों है? 3 त्रिस्तरीय नगर योजना क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उन्नत जल संचयन प्रणाली थी, एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। नेक्स्ट आता है रंगपुर। रंगपुर में क्या था? पोस्ट मैच्योर स्टेज थी, ठीक है। काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात, ठीक है। रंगपुर को पोस्ट मैच्योर स्टेज, मैंने बताया था ना, रंगपुर एक ऐसी जगह है, रोपड़ थी शायद, रंगपुर थी, एक सेकंड लेट मी चेक, रंगपुर ही था शायद, नहीं रोपड़ था, चलो छोड़ो, ठीक है। बस चावल की भूसी मिली है रंगपुर में, मैंने बताया था चावल मिले हैं। काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात है और पोस्ट मैच्योर स्टेज। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ये ईस्ट मोस्ट साइट है, जो कि कहाँ है? यूपी में, ठीक है। इसको देख के मतलब अलार्म को देख के क्या होता है? हिंडन नदी के पास है, ये सिखाया था। और पूर्व ईस्टर्न मोस्ट साइट है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, साउथर्न मोस्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, तो अपन ने करा था ना दाइमाबाद का, ठीक है। अब गोदावरी, किसी ने लिंक करके अपने आप समझ जाएगा दाइमाबाद का, गोदावरी नदी, ठीक है, समझ जाओ। अगर हरियाणा से होंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि गोदावरी, दाइमाबाद जिसमें दम होता है वो किस तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे बैल को, हरियाणा में बैल को गोदा बोला जाता है, गोदा, ठीक है, जिसके अंदर दम हो, ठीक है। आगे है कांस्य रथ, ठीक है। कांस्य के रथ भी यहीं से मिले हैं नगन सारथी के, हाँ ये याद रखो, नगन सारथी मतलब उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पहना हुआ, नीचे सिर्फ धोती पहनी हुई है और वो रथ चला रहा है, तो कांसे का रथ, कांसे के रथ की प्रतिमा वगैरह मिली है, ठीक है। उन्नत धातु विज्ञान का पता चलता है दाइमाबाद से। अमरी भी एक जगह है, ठीक है। प्री हड़प्पन संस्कृति है, हड़प्पा पूर्व सभ्यता है, सिंधु नदी के पास, और बारासिंगा। इतने ज़रूरी नहीं है। राखीगढ़ी है, इंडिया की बिगेस्ट साइट है ये राखीगढ़ी, ठीक है। और इसको इंटरनेशनल म्यूजियम भी रखा गया है यहाँ पे। तो इंडिया की जो बिगेस्ट साइट है वो क्या है? राखीगढ़ी, ये याद रखो, इंडिया की बिगेस्ट साइट है राखीगढ़ी। वैसे कौन है? मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में, लेकिन इंडिया की बिगेस्ट साइट क्या है? राखीगढ़ी, जो कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के हिसार में। और इंटरनेशनल म्यूजियम भी यहाँ बनाया गया। और चौतांग नदी है, चौतांग नदी, ठीक है। नेक्स्ट है मांडा। मांडा का है? नॉर्थ जम्मू कश्मीर, ठीक है। अखनूर, नूर मतलब किसी के चेहरे पे नूर हो तो आप यह कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में मांडा, और चेनाब नदी के पास, ठीक है। रोपड़ का क्या था? रोपड़ यानी कि रूपनगर, पंजाब के रूपनगर में है। 1947 के बाद फर्स्ट साइट माना गया इसको। 1947 के बाद जो फर्स्ट साइट थी ना वो रोपड़ थी, सतलुज नदी के पास है। हुमन और डोग, हाँ यहाँ पर हुमन के और डोग के एक साथ दफन स्थल मिले हैं, ब्रुज होम के समान, ठीक है। और कितने रह गए यार, ठीक है। और आउटसाइड इंडिया इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक स्मॉल साइट्स है आलादीनो, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिले, यानी कि अगर आपके बारे में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में गोल्ड और सिल्वर का ज्ञान था तो आप टिक कर देना, क्योंकि आलादीनो एक स्मॉल साइट है, वहाँ पर मिले हैं, जो कि पाकिस्तान के कराची में है। कुंतासी पे स्मॉल पोर्ट टाउन है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान, गुजरात में है, सॉरी, यहाँ पे सिटाडेल बिल्कुल नहीं है और गुजरात में है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसको मैंने आप सभी के साथ नोट्स से शेयर किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको पूरा कंप्लीट वॉच करना है। आपको वॉच इसलिए नहीं करना कि आप लर्न कर रहे हैं, आपको मेरे साथ सिर्फ जो जो हिंट मैंने बताए हैं उस तरीके से आपको याद होता है तो बहुत बढ़िया। आपको मुझे एनालाइज भी करना है कि कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक्स है, और उन मिस्टेक्स को एनालाइज करके आपको बस कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने यहाँ मिस्टेक्स की, ठीक है। और आपको ये करके, ठीक है,
कि कमेंट बॉक्स में लिख दें कि भी कौन सा टॉपिक रह गया और कौन सी मिस्टेक्स आपने किया, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। ओके, सो हमने आज कर लिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सेकंड वीडियो आएगी, मतलब डे 2 की जो आएगी ना रिवीजन वीडियो, उसमें हम विदाउट नोट्स यूज़ करेंगे, बीच बीच में यूज़ कर लेंगे। फिर फोर्थ वाला जो डे होगा उसमें हम विदाउट नोट्स, और 7th में हम क्विक रिवीजन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।